नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्विक रिवीजन एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें अब तक हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस इतिहास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे। आप एक टेंडेंसी देखेंगे यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम के प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप जानेंगे कि जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो हर 1-2 साल में आपके हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे रिलीजियस मूवमेंट हो, चाहे मौर्याज़ डायनेस्टी हो या गुप्ताइज डायनेस्टी हो, इवन आर्ट एंड कल्चर हो, उन सभी में 2-1 साल बाद रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस पॉइंट से, इस पार्ट से। तो हम लोग इसी में ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने अपना जो टॉपिक्स इतिहास का पढ़ा है, वो हम लोगों ने पढ़ा है प्राचीन भारतीय इतिहास। कौन सा मित्रों? प्राचीन भारतीय इतिहास। तो इस प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग मित्रों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, इसको अगर हम एक बार देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अब तक हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल को क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब तक हम इतिहास में उन सारी सब्जेक्ट टॉपिक्स को देख लिए हैं जिसके अंतर्गत हम कैटेगराइज किया था। जो अपना पहला, जिसे हमने बोला था कि वो जिसे आद्य ऐतिहासिक काल जिसे हमने कहा था, क्या कहा था? आद्य ऐतिहासिक काल। और एक हमारा था प्राक ऐतिहासिक काल। एक कौन सा पढ़े थे हम लोग? प्राक ऐतिहासिक काल। यानी एक हम लोगों ने पढ़ा था वो पीरियड जिसमें प्राक ऐतिहासिक, ठीक, यानी एक हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था, एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, और एक हमारा आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो हिस्टोरिक पीरियड हो रहा है। जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल था, तो वो समय था जहाँ पर हमें इतिहास की जानकारी के वो स्रोत मिले हैं जो केवल आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, जिनका कोई लिटरेसी सोर्स नहीं है। यानी हमारे पास ऐसा इतिहास जिसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों। कौन से साक्ष्य हों? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों, वो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड वो साक्ष्य जहाँ पर हमारे लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, वो हमारे साक्ष्य क्या कहलाते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन इस लिखित साक्ष्य को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस इतिहास को हम लोगों ने क्या है? पढ़ा था अब तक। कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को। और ये जो इतिहास है, इसे अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। तो इसके बाद यानी इस समय के जो आपके आद्य ऐतिहासिक काल के थे, जिसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यानी हड़प्पा संस्कृति में। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल, जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल था, वो ऐतिहासिक काल आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित था। इसके बारे में हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया था मित्रों। यानी यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिफ़ाइन कर चुके थे कि जिस इतिहास में हमारे पास दोनों साक्ष्य उपलब्ध हों। कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं? दोनों। लिखित साक्ष्य भी, जिसे आप लिटरेसी सोर्स बोलते हैं, और अलिखित साक्ष्य भी, जिसे आप आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य हैं, इन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये साक्ष्य हम आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के तौर पर हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो गई थी
आदि ऐतिहासिक काल की और प्राक ऐतिहासिक काल की। आज हम लोग अध्ययन कल से हमने स्टार्ट कर दिया था वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। तो उस वैदिक काल को भी हम लोगों ने डिफ़ाइन कर लिया था किसमें? ये जो काल है इसके सोर्स हैं हमारे पास, इसे हम हिस्ट्री में कंबाइन कर सकते हैं, यानी इसे ऐतिहासिक पीरियड कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास दोनों सोर्स हैं, रिटिन सोर्स भी है और नॉन रिटिन सोर्स भी है, और रिटिन सोर्स को हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। तो इस वैदिक पीरियड को हमने दो भागों में बांट लिया, 1500 से 1000 BC और 1000 BC से हमने इसे 600 BC में बांट लिया था। यानी अब जो समय हमारा पहुंच गया है वो हमारा 600 BC पहुंच गया, यानी जीसस यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व जिस इतिहास के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं या जानकारी कर रहे हैं, तो वो समय आपका इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, तो अब हम इसे ही आगे बढ़ाते हैं मित्रों और देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखना है। तो इस इतिहास के अंतर्गत जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपका प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इस इतिहास के अध्ययन के दौरान हमने इसे क्या किया है? इसे समय को बांट दिया है, और इस समय को हमने किस काल में रखा है? इस प्राचीन भारतीय इतिहास के समय को हमने प्राचीन या इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का जो ये समय है, इसको हमने बोल दिया है ऐतिहासिक काल। क्या बोला है मित्रों? इसे हमने ऐतिहासिक काल बोल दिया है, यानी इस समय को हमने क्या बोला है? हिस्टोरिक पीरियड बोल दिया है। क्या बोल दिया मित्रों? हिस्टोरिक पीरियड बोल दिया है। और ये जो हिस्टोरिक पीरियड है मित्रों, ये किससे स्टार्ट होता है? तो अब हिस्टोरिक पीरियड आप समझ गए हैं ना, यानी वो समय, यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, वो समय जिसमें, वो समय या वो इतिहास जिसके पास हमारे दोनों सोर्स हैं। कौन से दोनों सोर्स हैं? हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। कौन से साक्ष्य मित्रों? लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, और हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य, उन लिखित साक्ष्यों की पुष्टि के लिए पुरातात्विक साक्ष्य भी क्या हैं? उपलब्ध हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये तो आप कहोगे सर ये तो आपके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी था, लेकिन यहाँ पर केवल ये है कि ये लिखित साक्ष्य जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, यानी जिन्हें पढ़ लिया गया है, वो साक्ष्य हमारा क्या कहलाता है? हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। तो मित्रों, जो हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट होता है, वो हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट होता है आपका जो है वो है आपका 16 महाजनपदों का युग। क्या है मित्रों? 16 महाजनपदों का युग, यानी यहाँ पर हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी 16 सिटीज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक, तो ये जो 16 महाजनपद हमें मिले हैं, इनकी जो समय है, इनका जो समय है, अगर हम इन 16 महाजनपदों के युग के समय के बारे में बात करें, तो ये जो समय है इसका अगर हम समय के बारे में बात करें, तो ये जो समय है मित्रों, ये है आपका 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व का समय है। 600 ईसा पूर्व का समय है आपका कौन सा? 16 महाजनपदों का। अब बात आती है कि सर ये जो आपने 16 महाजनपद हमें बताए हैं, तो इसका जो 16 महाजनपद हैं, इनका सोर्स क्या है? अभी तक क्या बोला हमने कि हमारे पास पुरातात्विक सोर्सेज हैं और हमारे पास लिखित सोर्सेज भी हैं। तो कल जो हमने सोर्स आपको बताए थे, वैदिक साहित्य के सोर्स बताए थे, जिससे हमने वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कह रहे हैं कि 16 महाजनपदों के बारे में बात करनी है। तो 16 महाजनपदों की जो सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है, तो ये महाकाव्य के बारे में तो बता ही दिया था, लेकिन जो महाभारत महाकाव्य है उसमें टोटल 16 जनपद नहीं मिलेंगे।
आपको कुछ ही जनपदों का उसमें उल्लेख मिलेगा। अंग देश का मिलेगा, कुरु का मिलेगा, पुरु का मिलेगा, विराट का, मत्स्य देश का मिलेगा, मगध का मिलेगा। लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से एक पूर्ण, अगर हम बात करें, एक सशक्त या एक पूर्ण साक्ष्य जो हमें लिखित रूप से उपलब्ध है और जिसको हमने पढ़ लिया है, वो हमें वैदिक साहित्य में न मिलकर वो भारत के अन्य साहित्यिक स्रोतों में मिलेगा। तो वो स्रोत है हमारा बौद्ध टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट है? बौद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य मित्रों? बौद्ध साहित्य। यानी इसके बारे में अगर हम स्रोत के बारे में जानकारी लें तो ये जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है कहाँ पर? बौद्ध साहित्य में। अब बौद्ध साहित्य भी अलग अलग है। बौद्ध साहित्य वो साहित्य होता है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो। तो आप ये बात कहेंगे सर बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो आपका बुद्ध चरित्र भी हो जाएगा सुघोष द्वारा लिखित, आपका मिनांडर के मिलिंद पन्हों भी हो जाएंगे, आपके जातक कथाएं भी हो जाएंगी, आपके विनय पिटक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर केवल एक हम साहित्य की बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे, जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अगुंतर निकाय। क्या है मित्रों? अगुंतर निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व की कहानी के बारे में बताया गया है। यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व के समय के बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब है जब बुद्ध का साहित्य लिखा गया, जब बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया, तो वो बौद्ध धर्म के बारे में हमें अगुंतर निकाय में भी महात्मा बुद्ध के पूर्व की समय के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें बौद्ध लिटरेचर में ही जानकारी मिलती है किसकी? 16 महाजनपदों की। यानी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो महाभारत में कुछ राज्यों का उल्लेख है, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः विश्लेषण जब हम करेंगे तो हमें अगुंतर निकाय में मिलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरा साहित्यिक स्रोत है इसके समय का, तो दूसरा साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो वो आपका जैन साहित्य है। कौन सा साहित्य है मित्रों? जैन साहित्य है। जैन साहित्य में भी हमें बौद्ध धर्म के साहित्य की तरह 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जो क्रमबद्ध तरीके से, और आज की ज्योग्राफिकल के हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से 16 महाजनपद हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जैन साहित्य है इसका जो ग्रंथ है, जिसे आप भगवती सूत्र के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? जिसे आप भगवती सूत्र के नाम से भी जानते हैं, उससे हमें जैन लिटरेचर से हमें 16 महाजनपदों की एक पूर्ण ज्योग्राफी के बारे में और एक पूरे राजतंत्र के बारे में पता चलता है। कल मैंने जो आपको महाभारत के बारे में बताया तो वहाँ केवल हमें कुछ ही राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के इन दो ग्रंथों से हमें पूर्ण रूप से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन कौन से साहित्य से या किस साहित्यिक स्रोत से या किन स्रोतों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो बौद्ध और जैन साहित्य से मिलती है। इसकी पुष्टि बाद के हिंदू साहित्य या आप ये कह सकते हैं सनातन साहित्य या और जो वैदिक साहित्य से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, जो बाद में राइटर कालिदास और बाणभट्ट वगैरह भी लिखेंगे, भास्कराचार्य भी लिखेंगे, उनसे भी हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर सर्वप्रथम की बात की जाए, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आए मगध की जानकारी हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो महाभारत से मिलती है। अंग की जानकारी हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? महाभारत से मिलती है। कुरु की सबसे बड़ी जानकारी हमें पहले कहाँ मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में जैसे कुरु और पुरु की बात की गई थी, और वही कुरु और पुरु मिलके, भरत और पुरु मिलके क्या बनते थे? कुरु बनते थे। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको कई तरीके से घुमा सकता है, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें कि कुरु और पुरु कहाँ से आए, भरत कहाँ से आए, सुदास कौन थे। तो ये जो कल मैंने आपको क्लास बताया था, ये क्लास उससे इंटरलिंक है। तो मित्रों ये बात और याद रखना कि आपका जो क्लास आप ये देख रहे हैं, तो इससे पहले वाली भी क्लासें अगर आप देखेंगे
तो इतिहास में एक आपको इंटरलिंकिंग दिखाई देगी। तो ये जो इंटरलिंकिंग है इससे आपको इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं कि डेटें याद नहीं हो रही हैं, हम रट रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है इतिहास, तो इससे आपको रटने के लिए आप ये भूल जाएं कि इतिहास एक बोरियत सब्जेक्ट है, ये रटने के बिना नहीं काम चलेगा। तो इससे आपको रटने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो जो इससे पहले वाले भी डाले गए हैं उसको देखिए और आप ये सच मानिए कि आपको इससे रटने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा इधर उधर ना भटकें, अपने पॉइंट पर ही रहते हैं, क्योंकि डायमेंशन कई जगह हैं, समय कम है, तो इसको ही दोहराते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बारे में बात की। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्षेत्र वर्तमान में है और कौन कौन से महाजनपद थे, कौन कौन से महाजनपद थे। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं महाजनपदों की, किसकी? महाजनपदों की, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद के बाद पूछा जाता है राजधानी का। किसका पूछा जाता है मित्रों? राजधानियों का। और इसके बाद जो पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है वर्तमान क्षेत्र का, जो वर्तमान में ज्योग्राफी है भारत की या जो भूगोल है उसके अनुसार कौन कौन से राज्यों में या कौन कौन से ज़िलों में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, ज़रा उसे देखते हैं। ठीक है, तो जनपद, राजधानी और वर्तमान क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें, वर्तमान क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो राज्य है वो हमारा है अंग। कौन सा राज्य है मित्रों? अंग राज्य है। ठीक है, अंग राज्य की अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी होगी चंपा। क्या होगी? चंपा राजधानी होगी, या इसका एक और नाम है चंपा नगरी। चंपा नगरी राजधानी है। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा नगरी। वर्तमान क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो वर्तमान क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये है आपका भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है, और आप इनके नाम से समझ गए होंगे वर्तमान में ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा बिहार में। कहाँ पे पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। दूसरे अगर हम बारे में बात करें तो दूसरा क्षेत्र जो है वो है आपका मगध। क्या है? मगध। क्या है मित्रों? मगध। और अगर इसकी राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी कई हैं। इसकी राजधानी गिरिब्रज रही है, इसकी राजधानी राजगृह रही है, ठीक है, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब उदयन आएगा, जिसे पितृहंता के रूप में जानते हैं, तो वो अपने देश की राजधानी क्या कर देगा? वो अपनी देश की राजधानी सोन और पटना नदी के समीप एक नगर बसाएगा, और उस नगर का नाम होगा क्या? उस नगर का नाम होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखेंगे कि बाद के समय में एक काला अशोक भी आएगा जो इसकी राजधानी को वैशाली को समय के लिए ले जाएगा, और वहाँ पर ही क्या करेगा? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराएगा। वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वर्तमान में ये क्षेत्र पटना है, ठीक है, गया है, ठीक है, और आपका ये साहिबाबाद है। पटना साहिब है ना, वही साहिबाबाद। ठीक है, ये भी कहाँ पे पड़ेगा मित्रों? ये भी आपका बिहार में ही जो है वो पड़ेगा। दूसरे के बारे में अगर हम तीसरा क्षेत्र के बारे में बात करें तो तीसरा क्षेत्र है काशी। क्या है? काशी। और अगर इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है बनारस या बनारसी। अगर हम इसकी क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो वर्तमान का वाराणसी है और उसके आसपास का क्षेत्र वो किसके अंतर्गत आएगा? आसपास का क्षेत्र वो किसके अंतर्गत आएगा मित्रों? वो आपका आएगा बनारस के अंतर्गत। तो एक बात और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो
जो बनारस के अंतर्गत है वही आपका वाराणसी है। और ये वो शहर है वर्तमान में पुराने और सबसे प्राचीन शहरों में इंगित किया जाता है, यानी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनारस ही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा राज्य है वो है आपका कौशल। क्या है मित्रों? कौशल है। कौन सा राज्य है? कौशल। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अयोध्या है और इसकी राजधानी श्रावस्ती है। कौन कौन सी हैं? अयोध्या और श्रावस्ती इसकी राजधानी हैं। और अगर हम इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र अवध का क्षेत्र हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका फैजाबाद हो जाएगा वर्तमान में, जिसके अंतर्गत गोंडा हो जाएगा वर्तमान में, जिसके अंतर्गत बहराइच हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, बहराइच हो जाएगा। ठीक, और ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अयोध्या, ये वही अयोध्या है जहाँ पर 22 जनवरी में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसका शिलान्यास किया गया है मंदिर का। ठीक, ये वही अयोध्या है और ये भी एक प्राचीन नगरी के तौर पर भी प्रतिष्ठित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो क्षेत्र है वो है आपका वत्स। कौन सा क्षेत्र है मित्रों? वत्स क्षेत्र है। और ये जो वत्स आता है इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो मित्रों इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी वत्स की राजधानी? कौशाम्बी थी। और ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में प्रयागराज और कौशाम्बी के अंतर्गत आता है। प्रयागराज और कौशाम्बी के अंतर्गत आता है। और ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। छठवें की अगर हम बात करें तो छठवां जो शहर है वो आपका है चेदी। कौन सा है? चेदी वंश जो है वो आपका छठवां क्षेत्र है। ठीक है। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी। क्या राजधानी थी? शक्तिमती थी इसकी राजधानी। और इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये आपका आज का बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, जिसमें महोबा, हमीरपुर, ठीक है, कानपुर देहात, कानपुर बुंदेलखंड, ये वाले रीजन, झांसी, महोबा, ललितपुर, ये वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। सातवें की अगर हम बात करें तो सातवां है आपका कुरु। कौन सा है? कुरु, जो महाभारत और कल भी आपको मिला था। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है हस्तिनापुर। क्या है मित्रों? इसकी राजधानी हस्तिनापुर है। और एक राजधानी इसकी जो आपने देखी होगी, पूछी जाती है, इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। और यदि हम इसके वर्तमान क्षेत्र के बारे में बात करें तो वर्तमान क्षेत्र दिल्ली है, वर्तमान क्षेत्र मथुरा मेरठ है। कौन सा है? मेरठ है। और इसका एक और क्षेत्र है जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। तीसरी अगर हम अगले की बात करें आठवां, तो आठवां है आपका पांचाल। कौन सा है मित्रों? पांचाल है। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानी हैं। एक राजधानी अहिच्छत्र है और दूसरी राजधानी कामपिल्य है। कौन सी है मित्रों? कामपिल्य है। ठीक है। दूसरी राजधानी क्या है? कामपिल्य है। और इसके अगर वर्तमान शहर के बारे में बात करें तो वर्तमान रोहेलखंड का रीजन आएगा इसके अंतर्गत, जिसमें आपका बरेली है, जिसमें आपका बदायूं है। क्या? बरेली, बदायूं, पीलीभीत और बुलंदशहर, अलीगढ़। ठीक, तो ये भी किस में है मित्रों? उत्तर प्रदेश में है। ये भी कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा में था। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद अगले पर चलें। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है अगला जो है वो है आपका मत्स्य। क्या है मित्रों? मत्स्य क्षेत्र है। और मत्स्य जो क्षेत्र है इसकी अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है विराटनगर।
क्या राजधानी है? विराटनगर। वर्तमान में इसके बारे में बात करें तो वर्तमान में ये है जयपुर, अलवर, भरतपुर ये वर्तमान में अंतर्गत आता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम अगले के बारे में बात करें तो अगला है हमारा सूरसेन। कौन सा है? सूरसेन। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा है। क्या है? मथुरा है। पुराने शहर में भी आता है ये। और इसकी अगर हम बात करें कौन सा क्षेत्र आएगा तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ पर है वर्तमान में? ये आपके राजस्थान में है। कहाँ पर थे? राजस्थान में थे। अगला देखें हम लोग तो अगला है हमारा अस्मक। क्या है? अस्मक। क्या है मित्रों? अस्मक है। और ये एरिया कहाँ पर स्थित है? ये एरिया अगर इसकी राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी पोटन या पोटली है। क्या है? पोटन या पोटली है। और ये वो क्षेत्र है जो किस में स्थित है? वर्तमान में नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित है। गोदावरी नदी के मध्य स्थित है। और ये वो क्षेत्र है मित्रों जो 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम क्षेत्र अस्मक ही था हमारा। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है अवंती। कौन सा है? अवंती। दूसरा क्या है? अवंती। दूसरा क्या है मित्रों? अवंती है। और अगर हम इसके बारे में राजधानी के बारे में बात करें तो ये 2 भागों में बटा था। एक की राजधानी उज्जैन थी और एक की राजधानी आपकी महिष्मती थी। महिष्मती ये जो महिष्मती थी वो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी और उज्जैन जो थी वो उत्तरी अवंती की राजधानी थी। दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। यहाँ एक बात और मित्रों देखना है कि ये महिष्मती नाम से आपको याद होगा ये कौन होगा? ये कडप्पा और बाहुबली वाला ही महिष्मती के तौर पर ही आप एक बार ले सकते हैं, लेकिन ये साउथ में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। वर्तमान में यदि हम इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये उज्जैन और मालवा का क्षेत्र है। कहाँ का है? उज्जैन और मालवा। और ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है गांधार। भारत के बाहर है वर्तमान समय में गांधार, जिसकी राजधानी अगर हम बात करें तो जिसकी राजधानी आप लोग जानते हैं तक्षशिला है। प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? आपके कंधार है। ठीक है। आपका ये जो पड़ेगा ये अफ़गानिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? कंधार क्षेत्र अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा पेशावर है, तक्षशिला का पेशावर है, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका पाकिस्तान में पड़ेगा मित्रों। कहाँ पर पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। 14वां देखें तो 14वां है आपका कम्बोज। कहाँ पर है मित्रों? कम्बोज है। और कम्बोज की अगर हम राजधानी करें, कम्बोज की राजधानी अगर हम करें तो कम्बोज की राजधानी होगी आपकी पुष्कलावती। क्या होगी? पुष्कलावती। ठीक है। और यदि इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये मित्रों होगा पुंछ। ठीक है। राजौरी, हजारा जो आजकल पाकिस्तान में है, और ये जो क्षेत्र हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र के तौर पर आते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगला देखें तो अगला हमारा है बज्जी। बज्जी की राजधानी के बारे में यदि हम बात करें तो बज्जी की राजधानी है हाटक। कहाँ पर है? हाटक, या इसका नाम है राजापुरी।
राजापुर। और ये जो क्षेत्र है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका क्षेत्र बटा हुआ था कहाँ पर, ये आपका क्षेत्र बटा हुआ था बिहार, जो वर्तमान समय में है बिहार और नेपाल में। कहाँ पर, बिहार और नेपाल में। बिहार की अगर हम यहाँ पे बात कर दें तो विधि, ठीक है, वज्जी, लिच्छवी, ठीक है, ज्ञात्रक, कुंडग्राम, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, ये इसके वंश थे। ठीक है। और यदि हम आगे देखें अगला, तो अगला राज्य है हमारा मल्ल। क्या है, मल्ल। मल्ल की अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो मल्ल की 2 राजधानियाँ थीं। एक, कितनी राजधानियाँ थीं, 2। एक राजधानी थी जिसका नाम है कुशीनगर। क्या नाम है, कुशीनगर। और दूसरी राजधानी जो थी वो थी पावापुरी। बाद में कौन बनी, पावापुरी। अगर इसके हम क्षेत्र के बारे में बात करें तो मित्रों ये जो क्षेत्र होगा ये किसके अंतर्गत होगा, ये आपका गोरखपुर होगा। कौन सा होगा, गोरखपुर होगा, कुशीनगर होगा, देवरिया होगा। ठीक है। और यहीं पर हम बात कर लें बस्ती होगा। क्या होगा, बस्ती होगा। और सिद्धार्थ नगर होगा। क्या होगा, सिद्धार्थ नगर होगा। यानी ये जो क्षेत्र हो ये उत्तर प्रदेश में है। किस में है मित्रों, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऐसा होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से वर्तमान में क्षेत्र हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया। यानी 16 महाजनपदों का जो रीजन आप देखेंगे तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में बटा हुआ ही एक क्षेत्र था, जिसमें या आप देखेंगे एक राजस्थान में हो जाएगा मत्स्य, और एक आपका मध्य प्रदेश में या नर्मदा गोदावरी के जो क्षेत्र है वहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपका आता है तो वो आपका आता है दक्षिण भारतीय कौन सा था, वर्तमान में कौन कौन से ज़िले इस जनपद में हैं। जैसे यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो कई बार पूछा गया है कि मल्ल देश राज्य में कौन कौन से वर्तमान के ज़िले आएंगे, तो ये सारे के सारे आपको ज़िले लिखे हैं मत्स्य के। ठीक है। चाहे गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, ये सब के सब किस में आएंगे, मल्ल में आएंगे। ठीक है। ऐसे अगर हम बज्जी की बात करें तो बज्जी की जो राजधानी थी वो तो हाटक है, राजापुर है। और जो क्षेत्र है वो भारत के बिहार और नेपाल राज्य के बीच बटा हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं आप देखोगे, विधे, जो आपने रामायण में सीता माता का क्षेत्र देखा होगा, बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, कुंडलग्राम, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, ये जो वंश थे ये आपके वज्जी के अंतर्गत आते थे। ऐसे ही अगर हम कंबोज के बारे में बात करें तो पुष्कलावती इसकी राजधानी है, जो कहाँ पर होगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। कहाँ पर स्थित होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। गंधार के बारे में बात करें तो तक्षशिला गंधार की राजधानी है, और ये जो आपका है ये वर्तमान में कंधार और पेशावर के रीजन में आएगा। तक्षशिला के बारे में यदि हम एक और बात कर लें तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो विद्यालय है वो तक्षशिला के अंतर्गत ही जाना जाता है, तक्षशिला के अंतर्गत ही जाना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद अगर ऑन कर दो, अक्षशिला के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही अगर हम अवंती के बारे में बात करें तो अवंती यानी उज्जैन वाला रीजन है, और इसकी 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी उज्जैन है और दूसरी राजधानी महिष्मती है। यानी जो वर्तमान में उज्जैन का और मालवा का रीजन है वो आपका इसके अंतर्गत आएगा, उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। चार्जिंग में लगा के इसे ऑन करो। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, मत्स्य के बारे में अगर हम बात करें तो विराटनगर और जयपुर वाला जो क्षेत्र है ये देखना है ध्यान से, ये राजस्थान में पड़ रहा है। ये सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, असमक पूछा जाता है, सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है अंतर्गत। ठीक है मित्रों, तो ये आप यहाँ पर समझिए और इसको देखिए कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो ये आज हम लोगों ने 16 महाजनपद देखा है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन 16 महाजनपदों के बाद की कहानी। ओके।